देखिए अपन इसके अंदर प्रत्याश टक्कर के बाद के जो वेग थे उनकी गणनाओं के साथ साथ अपन एक चीज और इसमें जानी थी। वो टॉपिक ये जाना था कि प्रत्याश टक्कर में कि अगर दो पिंड समान द्रव्यमान के हों और उनमें अगर सीधी प्रत्याश टक्कर हो रही है तो टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, इंटरचेंज हो रहे थे। अगर वेग उनके परस्पर बदल रहे थे तो मैक्सिमम गति ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था, ये अपन ने देखा था, मैक्सिमम संवेग का हो रहा था। अब यहां अपन ये देखेंगे कि जो प्रक्षेप है और जो लक्ष्य है, प्रक्षेप की कितनी प्रतिशत ऊर्जा या कह सकते हैं कितनी ऊर्जा उसको स्थानांतरित होती है, ये भी अपन ने जान लिया था। अब अपन इसी पर आधारित यानी कि अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कि सीधी प्रत्याश टक्कर होने पर ऊर्जा जो स्थानांतरित हो रही थी उसका अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब अपन बात करेंगे उस पर आधारित एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6.12। उस एग्जाम्पल नंबर 6.12 को अपन एग्जाम्पल नंबर 6.12 को अपन क्लियर करते हैं। ध्यान रहे मैंने एक एग्जाम्पल वहां पे भी दिया था कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय या परमाणु जो भट्टी थी, उन परमाणु भट्टियों के अंदर भी अपन इसी तथ्य का उपयोग करते हैं कि समान द्रव्यमान के पिंडों में सीधी प्रत्याश टक्कर होने पर उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण क्या था, मैक्सिमम था। उसी तथ्य पर आधारित एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। वो है एग्जाम्पल नंबर 6.12 यानी छठे पाठ का 12वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, नाभिकीय रिएक्टर में, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन, नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन यानी जिसका जो वेग है वो लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकंड होता है, लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकंड। नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन को 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक, मीटर प्रति सेकंड के वेग तक नाभिकीय रिएक्टर में, क्या लिखा है मैंने देखो, नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन को 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक मंदित करना आवश्यक होता है, कि वेग तक मंदित करना आवश्यक होता है, को 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक मंदित करना क्या है, आवश्यक होता है, जिससे नाभिकीय विखंडन हेतु नाभिकीय विखंडन हेतु U-235 समस्थानिक, यानी यूरेनियम का समस्थानिक है, जिसे नाभिकीय विखंडन हेतु U-235, परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान संख्या 235, U-235 समस्थानिक यानी कि जो आइसोटोप है, से न्यूट्रॉन की समस्थानिक से, देखिए क्या लिखा, जिससे नाभिकीय विखंडन हेतु U-235 समस्थानिक से न्यूट्रॉन की अन्योन्य क्रिया की, समस्थानिक से न्यूट्रॉन की अन्योन्य क्रिया की, न्यूट्रॉन की अन्योन्य क्रिया की प्रायिकता, यानी कि न्यूट्रॉन की अन्योन्य क्रिया की प्रायिकता यानी उसकी संभावना जो है प्रायिकता बढ़ जाए,
बढ़ जाए। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन को 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग तक मंदित करना आवश्यक होता है, जिससे नाभिकीय विखंडन हेतु U-235 समस्थानिक से न्यूट्रॉन की अन्योन्य क्रिया की प्रायिकता बढ़ जाए। इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक को हल्के नाभिक न्यूट्रॉन मंदक, इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक, यूं कह सकते हैं अपन, इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक, इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक, इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन, हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम, जो कि होता क्या है, हाइड्रोजन का सेकंड नंबर का समस्थानिक। इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन से, ड्यूटेरियम या कार्बन से प्रत्यास्थ टक्कर कर, या कार्बन से प्रत्यास्थ टक्कर कर अपनी गतिज ऊर्जा की क्षति कर देते हैं, से प्रत्यास्थ टक्कर कर अपनी गतिज ऊर्जा की क्षति, अपनी गतिज ऊर्जा की क्षति कर देते हैं। इस तथ्य की गणना द्वारा पुष्टि कीजिए। इस तथ्य की गणना द्वारा पुष्टि कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है जिसको कि अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या करें। नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन जिसका कि वेग लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकंड है को 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग तक मंदित करना आवश्यक होता है। ये कॉन्सेप्ट है जिससे नाभिकीय विखंडन हेतु U-235 समस्थानिक से हल्के नाभिक U-235 समस्थानिक से न्यूट्रॉन की अन्योन्य क्रिया की प्रायिकता बढ़ जाए। इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन से प्रत्यास्थ टक्कर कर, इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक, इसके लिए न्यूट्रॉन, फिर कोमा लगाया मैंने ताकि रुक जाए अपन यहाँ, इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक के हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन से प्रत्यास्थ टक्कर कर अपनी गतिज ऊर्जा की क्षति कर देते हैं। इस तथ्य की गणना कीजिए। ऊर्जा की क्षति कर देते हैं, इसका तात्पर्य नहीं कि ऊर्जा नष्ट हो रही है, ऊर्जा उसको स्थानांतरित कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अपने पास जो फॉर्मूला था याद कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ऊर्जा यानी कि प्रक्षेप, जो प्रक्षेप था वो लक्ष्य को जो ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा था, लक्ष्य को स्थानांतरित ऊर्जा या कह सकते हैं प्रक्षेप द्वारा लक्ष्य को स्थानांतरित ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने ये लिया था। देखो, प्रक्षेप द्वारा लक्ष्य को स्थानांतरित ऊर्जा, ध्यान करो मैंने इसे डेल्टा के अपॉन में के आई यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ऐसे लिया था। इसको मैं F1 से भी लिख सकता हूं। प्रक्षेप द्वारा लक्ष्य को स्थानांतरित ऊर्जा मैंने मान लिया, चलो ये F1 है, तो ये क्या थी, डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल, और ये मेरे पास फॉर्मूला था M4 M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आया था। एंड अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बात करूं कि प्रक्षेप में शेष गतिज ऊर्जा, भाई ये तो क्या थी,
प्रक्षेप द्वारा लक्ष्य को स्थानांतरित ऊर्जा का फॉर्मूला था। एंड अगर मैं नंबर सेकंड इसमें बात करूं कि प्रक्षेप में शेष गतिज ऊर्जा, तो देखो प्रक्षेप में शेष गतिज ऊर्जा मैंने मान ली कि वो शेष गतिज ऊर्जा F2 है, तो एक्चुअली ये होगी क्या गतिज ऊर्जा, 1 माइनस F2 कर दीजिए, सॉरी 1 माइनस F1 कर लीजिए। सीधी सी बात है भाई, प्रक्षेप द्वारा लक्ष्य को जितनी ऊर्जा स्थानांतरित कर ली उसके बाद जो बचेगी वही क्या होगी, प्रक्षेप में शेष गतिज ऊर्जा हो जाएगी। चलो इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं ताकि इससे भी अपन दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को हल करके देख सकते हैं। F1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू, देखो मैं इसे सोल्व कर ही लेता हूं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये लीजिए। अब इसी इक्वेशन को अपन फिर और आगे बढ़ रहे हैं, देखो F2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, वही a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप इसे खोल लीजिए। तो अगर उससे अगर अपन इसे खोलते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, ये m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर टू m1 m2 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये लो, इसके आगे के पार्ट को भी मैं यहां ले रहा हूं। अब देखो भाई, अगर ऐसा है यानी कि F2 यानी कि शेष बची हुई ऊर्जा उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, तो यहां आगे देखो F2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये यहां इससे ये कैंसिल हो गया है, तो ये इक्वेशन मेरे पास रह गई है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, या मैं इसे कह सकता हूं m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये लो, एक साथ में व्यक्त कर सकता हूं। ये मेरे पास दो फॉर्मूले हैं भाई, ये अपन पहले ही डिराइव कर चुके हैं इस वाले फॉर्मूले को, तो और इस वाले फॉर्मूले को भी अपन ने अभी निकाल ही लिया है, साथ साथ ही दोनों फॉर्मूले अपने पास आ गए हैं। अब इन दोनों की सहायता से अपन देखेंगे, एक तो किसके लिए भाई, ड्यूटेरियम के लिए, एक अपन बात करेंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। यानी कार्बन और ड्यूटेरियम दोनों के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इस तथ्य की गणना द्वारा पुष्टि कीजिए। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी गणना द्वारा अपन को क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो देखो नंबर फर्स्ट, पहले अगर मैं बात कर लूं कि अगर मंदक भारी पानी ले, या यूं कह सकते हैं ड्यूटेरियम के लिए, यूं कह दो, देखो भाई ड्यूटेरियम यानी कि H12 के लिए अगर ड्यूटेरियम की बात करता हूं तो आप देखें ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, यानी कि इसका जो मास होगा वो न्यूट्रॉन के मास का डबल हो गया। तो यानी कि ड्यूट्रॉन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि m1 इज इक्वल टू m हो, यानी प्रक्षेप का द्रव्यमान m हो, तो आप गौर करेंगे लक्ष्य का द्रव्यमान क्या है, 2m हो जाएगा। इसलिए मैं पहले F1 की वैल्यू निकाल के देखता हूं। देखो F1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है मेरे पास, 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर से। देखो भाई इस फॉर्मूले से 4 की वैल्यू तो 4 रखनी है, m1 को m रख लिया है, ये हो गया है 2m2 अपॉन में m प्लस 2m और फिर उसका क्या है, स्क्वायर है। ये लीजिए, यहां तक की इक्वेशन मेरे पास ही आ गई है। अब इसको अपन को आगे क्या करना है, केवल सोल्व करना है इस इक्वेशन को। देखिए अब इसे अपन सोल्व करते हैं। फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं भाई, ध्यान रखना F1 के लिए यह है और F2 के लिए यह है।
तो देखिए इससे आगे की स्टेप को मैं यहां ले रहा हूं। तो F1 इज इक्वल टू 8 m का स्क्वायर 3m यानी कि 9m का स्क्वायर। 8 अपॉन में 9 हिस्सा आ गया। 8 अपॉन में 9 अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखूं तो देखिएगा भाई F1 इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी कि ये वैल्यू अगर आती है मेरे पास तो ये आ रही है भाई मेरे पास 0.8889। चलो इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करके ले लेता हूं सीधा ही। 100 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसे और परसेंटेज फॉर्मेट में अगर लिखता हूं तो ये मेरे पास आएगी 88.89%। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि प्रक्षेप यानी कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा का लगभग 90% भाग ड्यूटेरियम को स्थानांतरित हो जाता है। तो देखो अतः न्यूट्रॉन यानी कि जो क्या है प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा का लगभग 90% भाग ड्यूटेरियम यानी कि जो अपने पास क्या है लक्ष्य को स्थानांतरित हो जाता है। तो आपने देख लिया मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या हो गई स्थानांतरित। अगर मैं कह दूं कि शेष ऊर्जा कितनी है तो चलो F2 में निकाल लें। इसके दो तरीके हैं भाई F2, या तो 1 माइनस F1 कर लो 1 माइनस F1, या फिर इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में लेना चाहो तो आप यूं ले सकते हो 100 माइनस F1। अगर प्रतिशत में लेते हो तो देखो 100 माइनस 88.89 तो ये हो जाएगा 11.11%। या इसे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ये, अथवा आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, F2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। देखिए भाई M माइनस 2M M प्लस 2M ये लो होल स्क्वायर। कितना बच गया, M में से M माइनस M 3M इसका ये स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9। तो इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, यानी 100/9 11.11%। तो आप क्या कह सकते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन यानी कि प्रक्षेप में शेष गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू कितनी हो गई है 11.11%। इतनी गतिज ऊर्जा उसके अंदर शेष बच गई। ये अपन ने निकाल लिया किसके लिए भाई, न्यूट्रॉन के लिए। अब अपन इसी में सेकंड केस अपन देखते हैं किसके लिए, कार्बन के लिए। तो देखिएगा भाई सेकंड अपन देख लेते हैं अब इसी को कार्बन के लिए। देखिए भाई कार्बन के लिए पहले मैं F1 की वैल्यू देखता हूं। चलो कार्बन के लिए ये तो आप नोट कर ही सकते हैं कि अगर M1 इज इक्वल टू M हो तो M2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 12M, क्योंकि 12 गुना हो गया उसका। तो देखिएगा भाई F1 निकालू मैं, F1 इज इक्वल टू 4M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। किसी भी एक फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल लो, दूसरी को 100 में से माइनस कर दो आप। तो देखिएगा 4M
12m, m प्लस 12m, ये लो, यानी कि 12 चौक 48, m का स्क्वायर, 12 3 16, 169 m स्क्वायर, 48 बटे 169, 48 48 169, यानी कि ये हो जाएगा 0.284, 0.284 आ गया। यानी कि परसेंटेज फॉर्मेट में लिखूं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 28.4%, या अथवा मैं इसमें यू भी निकाल सकता हूं, ये लो भाई, F2 भी निकालना चाहो तो निकाल लो, M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये लो, इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, अपन देखो चेक करते हैं इसमें क्या अपने पास वैल्यूज आती हैं। देखें, इससे आगे की स्टेप भाई मैं यहां ले रहा हूं, F2 इजिकल टू M1 तो M है और ये कितना है 12M है, M प्लस 12M, इसके ऊपर होल स्क्वायर, 11M 13M, ये लो ऊपर होल स्क्वायर, 121 169, 121 अपॉन में 169, यानी कि ये आ रहा है मेरे पास 0.71, 0.716, और परसेंटेज फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 71.6%। तो मैं कह सकता हूं अतः जब मंदक के रूप में कार्बन को प्रयुक्त किया जाता है, कार्बन को प्रयुक्त किया जाता है, तो देखिए, अतः जब मंदक के रूप में कार्बन को प्रयुक्त किया जाता है, देखो आप इस फॉर्मूले से अपने पास ये जो वैल्यू रखी मेरे पास 0.28 आई है, के रूप में कार्बन को प्रयुक्त किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा का कितना आ रहा है भाई मेरे पास 28.4%। तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा का, 28.4%, मंदक को स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात 71.6% न्यूट्रॉन की शेष गतिज ऊर्जा रहती है, न्यूट्रॉन की शेष गतिज ऊर्जा रहती है। अब देखिएगा इसमें एक विशेषता देखिए इस क्वेश्चन में कि जब अपन ने ड्यूटेरियम को काम में लिया है मंदक के रूप में तो ऊर्जा का 90% यानी मैक्सिमम भाग ट्रांसफर हो गया, लेकिन जब कार्बन को लिया है तो केवल 28% इतना भाग ही स्थानांतरित हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा मंदक कौन हुआ, ड्यूटेरियम हुआ। यहां अपने पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसके अपन ने कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे सीधी अप्रत्याश टक्कर यानी सम्मुख अप्रत्याश टक्कर पढ़ के फिर अपन उसमें पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक द्विविमीय टक्कर या यूं कह सकते हैं तिर्यक टक्कर, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है इस चैप्टर का। फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा।
एक अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने अभी कंप्लीट कर लिया है। देखिए अपन टक्कर के बाद के जो वेग थे उनको कैलकुलेट करने के बाद अपन ने उसके स्पेशल केसेस अपन अध्ययन कर रहे थे, विशेष परिस्थितियां। उसमें पहला केस अपन ने पढ़ा था जब पिंडों के द्रव्यमान समान हो, यानी जब दो समान द्रव्यमान के पिंडों के मध्य सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ऐसी स्थिति में उनके वेग परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी वेगों की अदला बदली हो जाती है, यानी कि संवेग और गति ऊर्जा का विनिमय क्या हो रहा है, इस स्थिति के अंदर मैक्सिमम हो रहा था। तो पहला केस अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। दूसरा केस अपन ये ले लें कि जब m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1 हो, यानी कि प्रक्षेप तो हल्का हो और लक्ष्य क्या हो, बहुत भारी हो। जैसे किसी दीवार पर गेंद फेंके तो दीवार है वो लक्ष्य हो गई और प्रक्षेप क्या हो गई, गेंद। तो गेंद तो क्या है, हल्की है, और दीवार क्या हो गई, भारी हो गई। तो मैं कह सकता हूं सेकंड केस कि m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1, यानी हल्का प्रक्षेप भारी लक्ष्य से टकराए। हल्का प्रक्षेप भारी लक्ष्य से टकराए। अगर हल्का प्रक्षेप भारी लक्ष्य से टकरा रहा है, या यूं कह सकते हैं भारी लक्ष्य से टकराए, जैसे एग्जाम्पल ले सकता हूं, जैसे भारी दीवार से गेंद का टकराना, जैसे भारी दीवार से गेंद का टकराना। ये लो, ये वाला टॉपिक अपन जान रहे हैं, जैसे भारी दीवार से गेंद का। आप देखो सिंपल एक्सपेरिमेंट भी जानते हो, अगर अपन गेंद को ऐसे दीवार पर फेंक के मारते हैं तो आप देखें गेंद वापस से रिवर्स टकरा करके क्या होती है, वापस आ जाती है, और दीवार की गति में कोई फर्क नहीं आ रहा है। दीवार अगर स्थिर है तो स्थिर है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो कॉन्सेप्ट अपन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं उसको अपन थ्योरेटिकली भी यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा क्या कहा, m2 इज ग्रेटर देन m1 हो, यानी हल्का प्रक्षेप भारी लक्ष्य से टकराए, जैसे भारी दीवार से गेंद का टकराना। तो इसके कॉन्सेप्ट देखो भाई, पहले अपन प्रक्षेप का वेग की बात करें। देखो प्रक्षेप के लिए यानी कि जो टकराएगा, तो देखो भाई प्रक्षेप के वेग का फॉर्मूला ये था, v1 इज इक्वल टू 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2। v1 इज इक्वल टू 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1। ये अपने पास v1 का फॉर्मूला था। अब देखिएगा इसमें बड़ा कौन है, m2 है, जो बड़ा है उसे आप कॉमन ले लें। तो देखो मैं इस इक्वेशन में लिख सकता हूं 2m2u2, मैं यहां पर m2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, m1 अपॉन में m2, ये +1। कॉमन लेने का मीन्स है उसका भाग देना। तो यहां पर भी m2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं बाहर तो ये हो जाएगा m1 अपॉन में m2 -1। फिर m2 को आप कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा m1 अपॉन में m2 +1। अब देखिए भाई यहां आपको पता है कि चूंकि m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी m2 बहुत बड़ा है, तो m1 अपॉन में m2 लगभग क्या मान लिया जाएगा, 0, लगभग नगण्य हो गया, क्योंकि m1 अपॉन में m2 इज ग्रेटर देन m1, तो अप्रोक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी इस तरह से, v1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो m2 से m2 कैंसिल, तो ये रह गया है 2u2। फिर इधर आ जाएं आप, यहां m2 से m2 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो v1 इज इक्वल टू,
यहां जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, फिर से देखें आप, यहां इसको u1 को क्यों बोल रहे हैं अपन, तो देखिएगा भाई यहां ये m2 से तो m2 कैंसिल हो गया, फिर देखेंगे आप m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 है, तो देखेंगे आप यहां ये वाला स्टेप क्या हो गया, 0, तो 0 माइनस u1, ये क्या हो गया 0 प्लस 1, तो ये तो 1 हो गया, यानी कि ये हो गया है माइनस u1, यानी कि टक्कर के बाद ये वेग हो जाएगा किसका, प्रक्षेप का, v1 इज इक्वल टू 2u2 माइनस u1। एंड अब मैं v2 की भी बात कर लूं, एंड लक्ष्य के लिए बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बात करी किसके लिए, प्रक्षेप के लिए। अब देखो भाई लक्ष्य के लिए v2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 u2। यही तो फॉर्मूला है अपने पास। अगर यही फॉर्मूला है तो देखिए भाई इससे आगे के पार्ट को मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, वही तरीका यहां आ जाएगा क्या, चलो यहां लिख देते हैं, चल नहीं आ पाएगा, यही करते हैं। तो देखिएगा भाई यहां वही मैं क्या करूंगा, m2 को कॉमन ले लूंगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2m1 u1, m2 को आपने कॉमन लिया है, m1 अपॉन में m2 प्लस 1 प्लस ये लो भाई m2 कॉमन लिया, तो m2 अपॉन में m2 माइनस 1, ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस m1 अपॉन में m2 को कॉमन लिया है, तो ये हो गया है m1 अपॉन में m2 प्लस 1, ये लीजिए, ये मेरे पास इक्वेशन। अब आपको पता है m1 अपॉन में m2 तो क्या है, नगण्य होगा, m2 से m2 कैंसिल, तो यहां मेरे पास v2 इज इक्वल टू क्या रह गया है भाई 2u1, क्या रह गया है मेरे पास 2u1। फिर से देखें आप, यहां पर ये m1 है भाई, तो देखो भाई m1 अपॉन में m2 ये तो 0 हो गया, लो भाई ये अगर मेरे पास 0 हो गया है, वापस से इस इक्वेशन को आपसे देखें, मैंने क्या किया यहां ये m1 है, नीचे मैंने क्या लिया है m2, अब m1 अपॉन में m2 ये भी 0 हो गया, ये पूरा स्टेप 0 हो गया है, ये 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है, m2 से m2 कैंसिल, यानी कि मेरे पास क्या रह गया है भाई u1 रह गया, सॉरी क्या रह गया इधर, अच्छा इसको u2 को तो लिखा ही नहीं है, इधर u2, ये लो भाई ये u2 आ गया, तो देखो ये तो पूरा स्टेप 0 हो गया, इसका मतलब ये मेरे पास क्या रह गया है u2 रह गया, यानी कि लक्ष्य जिस वेग से या जिस चाल से चल रहा है उसी चाल से चलता रहेगा। अगर उपरोक्त में यदि u2 बराबर 0 हो, यानी कि लक्ष्य स्थिर हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर वो दीवार है तो दीवार तो हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी यो कह सकता हूं उपरोक्त में यदि u2 इज इक्वल टू 0 हो, तो अगर u2 का मान 0 है तो देखिएगा भाई v1 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रक्षेप का वेग, u2 का मान 0 कीजिए माइनस u1 होगा, यानी कि रिवर्स आ गई वो उसी वेग से, और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्थिर है तो वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ये अपने पास एक कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया है। थर्ड केस कि m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1 हो, उसके लिए अब अपन नंबर थर्ड में क्या देखेंगे कि प्रक्षेप तो हो भारी और लक्ष्य हो हल्का। जैसे ट्रक किसी साइकिल चालक के अगर टक्कर मारता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपन जानते हैं ट्रक में तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन साइकिल चालक का पता चलेगा नहीं।
तो वो वाली स्थिति जो आएगी उसको अपन अब यहां पर डिस्कस करेंगे। तो नंबर थर्ड जो केस है उसको अब अपन लेंगे। आप देखिए 2 केस अपन जान चुके हैं।